हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का क्या मतलब होता है पहले हम ये जानेंगे। फिर कंपनी के फीचर्स देखेंगे कि कंपनी के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, किसको हम कंपनी बोलेंगे, कौन है कंपनी। नेक्स्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या अंतर है। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के फ़ायदे क्या हैं, कंपनी का नुकसान क्या है। कॉजेज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ अ कंपनी, क्यों कंपनी जो है वो इतना पॉपुलर हो रही है, लास्ट में फिर उसको जानेंगे। ओके जैसे कि बेसिक सी बात है, ये सब लोगों को पता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड द मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो इससे हो ये रहा है कि मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम जो है यहाँ पर आ रहा है। मीन्स दैट कि प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल पर होने लगा। और मास प्रोडक्शन जब होता है ना, जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो इसके लिए ज़रूरत भी होती है ज़्यादा कैपिटल की एंड एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ने लगती है। पैसा भी ज़्यादा चाहिए और मैनेजमेंट जो लोग हो वहाँ पर वो भी बहुत एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। तो और रिस्क भी यहाँ पर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरीके की रिक्वायरमेंट को मीट आउट नहीं कर पा रही थी कि कैपिटल ज़्यादा हो जाए, प्रोफेशनल लोग आ जाएं। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो सोल और पार्टनरशिप जो है वो मीट आउट नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फंड हो रहा था, पैसा की कमी हो रही थी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, ओनर ओरिएंटेड मैनेजमेंट, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो जब एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है तभी दूसरी चीज़ जो होती है वो इन्वेंट होती है। नेक्स्ट, कोई भी चीज़ अगर इन्वेंट हो रही है तो पहली चीज़ में कोई प्रॉब्लम आई होगी, तभी किसी का दिमाग गया होगा कि नई चीज़ इन्वेंट किया जाए। तो जब ये सोल और पार्टनरशिप जो है ये सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो फिर एक नई चीज़ इन्वेंट हुई जो कि हुई जॉइंट स्टॉक कंपनी। वॉज इवॉल्व टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम। जॉइंट स्टॉक कंपनी आई ताकि जो फैक्ट्री सिस्टम है ना उसकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर दिया जाए, ख़त्म करके हम लोग जो है फैक्ट्री सिस्टम के जो चल रहा है वहाँ पर अपनी सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने लगे। फैक्ट्री सिस्टम के लिए हम अच्छा अच्छा काम करने लगे। Thus, a company form of organization come into existence due to the defect of the proprietorship and partnership form of business organization. तो जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में आई, क्यों आई? क्योंकि डिफेक्ट हो रहा था। कहाँ डिफेक्ट आया? प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफेक्ट हो रहा था। कैपिटल उनके पास कम थी, मैनेजरियल स्किल कम थी, ये सारे डिफेक्ट हो रहे थे। तो बोला ये गया कि अब पार्टनरशिप अब जो है नई फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन की लानी चाहिए, दैट इज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आनी चाहिए। उससे क्या होगा, ये सारे जो दिक्कतें हो रही है, पैसा कैपिटल कम हो रही है या मैनेजरियल स्किल अच्छी नहीं मिल रही है, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का क्या मतलब है, और अलग अलग प्रोफेसर्स जी लोगों ने अपनी अपनी डिफिनेशन भी बताई कंपनी की। तो जैसे कि जेम्स स्टीफेंसन जो है उन्होंने क्या डिफिनेशन दी है कि कंपनी एक एसोसिएशन होती है बहुत सारे लोगों की जो कंट्रीब्यूट करते हैं मनी और मनी वर्स टू अ कॉमन स्टॉक। एंड जो कंट्रीब्यूट क्या करते हैं, जो लोग होते हैं ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा और पैसे से जैसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं एंड एम्प्लॉय इट ऑन सम और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम। और फिर उसके बाद जब चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं तो काम करते हैं, काम करने के बाद जब प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको शेयर करते हैं, ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ ले डिफिनेशन जस्टिस लिंडले की, ये वाली डिफिनेशन जो है ना जस्टिस लिंडले जी की, ये थोड़ा सा पॉपुलर डिफिनेशन होती है। वाई अ कंपनी इज मेंट एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन। कंपनी जो होती है एसोसिएशन होती है मेनी पर्सन की, हु कंट्रीब्यूट करते हैं मनी और मनी वर्स टू अ कॉमन स्टॉक। मतलब एक जगह पे जहाँ पर सबका इंटरेस्ट है ये वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस, और एम्प्लॉय भी करते हैं कुछ कॉमन पर्पस के लिए।
मोटिव सबका एक ही होता है। एंड द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी, और कॉमन स्टॉक का क्या मतलब यहाँ पर हो रहा है कि जो मनी में कॉन्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना वो, एंड इज कैपिटल ऑफ द कंपनी। द पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट इट, जो पर्सन जो कंट्रीब्यूट करता है, और टू whom इट बिलोंग्स आर मेंबर्स, जो भी पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मेंबर्स बोलेंगे। एंड पोर्शन ऑफ अ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज इंटाइटल इज हिज शेयर, और जितने पोर्शन के लिए हर मेंबर लाइबल है वो उनका शेयर है। जैसे मान लीजिए हमारी फर्म में यहाँ पर A B C D E F G H इतने सारे लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, सबको 10-10 रुपए देना है। तो अगर सी ने सिर्फ 8 रुपए दिया है तो ये अब 2 रुपए के लिए लाइबल होंगे। अगर जी ने ई ने अगर 6 रुपए दिया है तो अब ये 4 रुपए के लिए लाइबल होंगे, मतलब। और ये जो है 10-10 रुपए के सबके शेयर है, ये सब अपने ही शेयर के पैसे के लिए लाइबल होंगे। तो यही बोला जा रहा है कि तो पोर्शन होता है ना कंपनी की कैपिटल का, टू विच ईच मेंबर इज इंटाइटल्ड इज हिज शेयर, और उसे हम क्या कहते हैं, शेयर। और शेयर हमेशा और हमेशा क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, मतलब ए से बी में चला जाएगा, बी सी को भी दे सकता है, सी ए को भी दे सकता है। ऑल दो द राइट ऑफ ट्रांसफर देम इज मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड, और जो राइट है वो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है कि इतना ये नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते, बट शेयर आर इजिली ट्रांसफरेबल होते हैं। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है ना, ये रजिस्टर्ड एसोसिएशन होती है पर्सन्स की, मतलब यहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स जो है मिल के रजिस्ट्रेशन करवा के काम इस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, और इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है वो सेपरेट होती है। मतलब ये कि जैसे ये सब जो है XYZ कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो इनका कोई पर्सनल एसेट जो है वो अटैच नहीं है, ये अलग बंदे हैं और कंपनी जो है अलग है। ये एक्स है, एक्स यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मतलब XY कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो अब जितने परसेंट शेयर के लिए इन्होंने बोला है उतने ही परसेंट शेयर के लिए लाइबल होंगे। तो इनकी जो एग्जिस्टेंस हो गई वो एकदम लीगल और लिमिटेड होती है। यहाँ पर अगर इन्होंने 8 रुपए दे दिया है एक्स ने, तो 2 रुपए और ही देगा बस, और उसके अलावा और कोई इनकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब चलती रहती, एंड अ कॉमन सील, और इनका क्या होता है, इनकी खुद की मोहर होती है। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, और जो इनकी कैपिटल होती है उसको हम शेयर्स, इसको हम डिवाइड करते हैं शेयर्स में, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। एंड ओनर ऑफ दीज शेयर हैव लिमिटेड लाइबिलिटीज, और जो ओनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। वही बात कि 8 रुपए अगर दे दिया है तो 2 रुपए नहीं दिया तो वही 2 रुपए के लिए लाइबल होंगे। और ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ, ये क्या हो गया हमारे, आर्टिफिशियल पर्सन है और इनको क्रिएट किसने किया है, लॉ ने क्रिएट किया है। इंडिया टॉप 20 रैंक, अब ये यहाँ पे बोला गया है कि टॉप 20 कंपनीज कौन कौन सी है इंडिया में। तो सबसे फर्स्ट नंबर की जो कंपनी है वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और उनका रेवेन्यू यहाँ पे दिया है 3,66,499। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर टाटा मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BPCL, HPCL, ये टॉप 20 कंपनीज के नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इनका जो आता है वो है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इनकी जो एग्जिस्टेंस होती है ना वो सेपरेट होती है। ये एक्स अलग है और ये इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ये कंपनी अलग है, तो यही बोला जा रहा है कि ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस पे बने होते हैं। कंपनी एक अलग इंडिविजुअल है, और जो ओनर है वो एक अलग है, जो मेंबर है वो अलग है। तो इनकी क्या एग्जिस्टेंस हो गई, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो गई। कंपनी खुद अपने नाम से जानी जाती है। अ कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल entity independent of its member. It can own property, make contract and file suit in its own name. Shareholders are not the joint owner of the company. जो शेयर होल्डर होते हैं वो जॉइंट ओनर नहीं होते कंपनी के। A shareholder cannot be held liable to or the act of the company, और जो शेयर होल्डर होते हैं वो कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल और द एक्ट ऑफ द कंपनी। सिमिलरली मेंबर ऑफ द कंपनी आर नॉट इट्स एजेंट, और जो उसके मेंबर होते हैं वो एजेंट भी नहीं होते हैं। फिर उसके बाद बोला गया परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी जो होती है वो चलती रहती है, किसी एक की डेथ हो जाने से कंपनी कभी बंद नहीं होती। और लाइबिलिटी क्या होती है इनकी, लिमिटेड होती है। अगर इन्होंने 10 रुपए का शेयर लिया है और 6 रुपए दे दिया है तो 4 ही रुपए के लिए ये लाइबल होंगे। तो जो इनकी लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है।
नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यहाँ पर शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। कॉमन सील मतलब ये कि इनकी सब हर कंपनी की मोहर होती है। अब जैसे एक डाबर का ले लीजिए तो डाबर के ऐसे पेड़ बना होता है। हुंडई कार का अगर एग्जांपल ले तो उनका ऐसे करके कुछ सिंबल होता है। तो हर एक कंपनी की अपनी खुद की मोहर होती है, कॉमन सील जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर जो ओनर होता है वो अलग होता है और जो मैनेज कर रहा है वो अलग है। कंपनी है ये, और कंपनी में मान लीजिए इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो अब सब के सब लोग तो नहीं कंपनी को चला सकते। तो इन सारे लोगों में से कुछ 5 लोगों को इलेक्ट किया जाता है जो कंपनी को रन करेंगे, और यही सब लोग वोट दे के इनको इलेक्ट करके भेजते हैं। तो ओनर अलग हो गए और मैनेजमेंट अलग हो गया, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि सेपरेशन होता है ओनरशिप का मैनेजमेंट से। फिर वॉलेंट्री एसोसिएशन, ये ऐसी एसोसिएशन है जो एकदम फ्री है, खुली हुई है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिसका कभी भी मन करो, जिसको नहीं करना वो जा भी सकता है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कंपनी जो है ये एक पर्सन है, कौन सी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और इसको क्रिएट किसने किया है, लॉ ने बनाया है। इसका खुद का जो होता है कॉन्ट्रैक्ट इसके खुद के नाम से होता है, इसका खुद का नाम होता है। ये नहीं हम लोग कह रहे हैं कि ये बर्थ हुआ है कोई नेचुरल पर्सन है, बट ये आर्टिफिशियल पर्सन है जैसे ह्यूमन बीइंग है। फिर उसके बाद इनकी कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, जो शेयर कैपिटल होता है ना कंपनी का, वो जनरली डिवाइडेड होता है लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स में ऑफ स्मॉल वैल्यू, एंड दीज शेयर आर परचेज्ड एट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ, और अलग अलग लोग इसको खरीदते हैं शेयर्स को यहाँ पर। फिर स्टैचुरी रेगुलेशन मतलब लीगल रेगुलेशंस कंट्रोल, सारे गवर्नमेंट जो है यहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशंस भी चलाता है, लगाते हैं। नेक्स्ट डिस्टिंक्शन क्या है, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या अंतर है। अगर फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कंपनी जो होती है वो लॉ के ही द्वारा क्रिएट होती है, लेकिन पार्टनरशिप जो होती है एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है। तो फॉर्मेशन जो होता है ना पार्टनरशिप का, वो उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती है, एंड रिस्ट्रिक्शन जो होता है फॉर्म का वो कंपलसरी भी नहीं है। लेकिन कंपनी जो होती है वो जब सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर लेती है तभी वो जो है बनती है। नेक्स्ट नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर हम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होते हैं ना पार्टनरशिप फर्म में वो 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 10 होते हैं इन बैंकिंग बिजनेस में, एंड 20 इन अदर्स बिजनेस में। तो ये हमारे हो गए मेंबर की बात हो गई। और प्राइवेट कंपनी, एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 एंड मैक्सिमम 50, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होते हैं, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट लीगल स्टेटस, लीगल स्टेटस की बात करें तो कंपनी की जो होती है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, जो मेंबर से अलग होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती डिफरेंट फ्रॉम इट्स पार्टनर। तो पार्टनर एंड अ फर्म आर वन एंड द सेम इन द आईज ऑफ लॉ। पार्टनर और जो फर्म, ये जो है एक ही दिखते हैं आइज ऑफ लॉ में। तो प्रॉपर्टी जो होती है ना पार्टनरशिप फर्म की इज अ जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर। तो इन कंपनी मेंबर आर नॉट जॉइंट ओनर, कंपनी में जॉइंट ओनर नहीं होते, ये एक फर्क होता है। फिर उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ अ मेंबर, अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है, लाइबिलिटी जो होती है एवरी मेंबर की वो यूजुअली लिमिटेड होती है टू द अनपेड मनी on the share held or the amount of guaranteed given by him. But in partnership, partners are jointly and severally liable to an unlimited extent के लिए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी जो होता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है, बट इन प्राइवेट कंपनी देर इज रिस्ट्रिक्शन, और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के बीच में। नेक्स्ट स्टैचुरी कंट्रोल, अगर हम लीगल कंट्रोल की बात करें तो कंपनी हैज़ टू कंप्लाई विथ सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट्स, कंपनी को जो है बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता है, एंड इट मस्ट सबमिट रिपोर्ट इन टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को सारी रिपोर्ट भर के देनी होती है। अगर हम ऑन द अदर हैंड बात करें तो यहाँ पर देयर इज नो स्टैचुरी रेगुलेशन ऑन डे टू डे वर्किंग ऑफ अ पार्टनरशिप, लेकिन वर्किंग ऑफ अ पार्टनरशिप में कोई स्टैचुरी रेगुलेशन
नहीं हो रहा है। अ कंपनी कैन नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्ट पावर विदाउट कंप्लाई विद द स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। कंपनी जो है बिना नोटिस दिए कुछ चेंज नहीं कर सकती। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी का मकसद क्या होता है? पहला तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है कंट्री में वो बहुत तेजी से आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए, है ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो अच्छा होगा तो डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? पावर जनरेशन, कोल, स्टील, ये सारा। और ये जो इंडस्ट्री करीब ये स्टैब्लिश करनी है तो यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, हाई रिस्क की ज़रूरत होती है। तो ओनली कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मोबिलाइज करती है नेसेसरी फंड्स को एंड अफोर्ड टू टेक सच रिस्क, और वही रिस्क लेने को तैयार होती है। तो एक ऑब्जेक्टिव जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये भी हो गया कि डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इतनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की। फिर हो गया लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्शन हमारा कैसा होता है? लार्ज स्केल होता है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता विदाउट हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर क्वालिटी गुड्स। इकोनॉमिक की प्रोग्रेस जो है वो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर क्वालिटी गुड्स के बिना। तो दिस रिक्वायर डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। और ये जो इसमें किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है? इसमें रिक्वायरमेंट है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज की, अलग अलग टेक्नोलॉजी की। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मास प्रोडक्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, लार्ज स्केल ऑपरेट करती है, प्रोवाइड करती है इकोनॉमी ऑफ स्केल, बाइंग एंड सेलिंग एंड मैनेजमेंट, ये सारे कामों में। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन। फिर उसके बाद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं सारे वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए जाते हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। नेक्स्ट मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्स। जो रिसोर्सेज पड़े हुए हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उन रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस। अगर सेल्फ रिलायंट होना है तो डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है ना, उसको नई नई इंडस्ट्रीज बनानी ही पड़ेगी। प्रोडक्शन जो है क्रूड ऑयल का कंट्री में, ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में इम्पोर्ट बिल को। और इन एडिशन टू इम्पोर्ट सब्सिट्यूट, ये नेसेसरी है इंक्रीज करो एक्सपोर्ट को, अर्न करो फॉरेन एक्सचेंज। और कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन इंडस्ट्रीज पे ही काम कर रही हैं। देन ग्रोथ ऑफ सोशल सेक्टर एंड रूरल इकोनॉमी। अब ग्रोथ, सोशल सेक्टर की ग्रोथ चाहिए और रूरल इकोनॉमी को भी हमें बढ़ावा देना है और उनको इन्हेंस करने की बातें करनी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में मदद करती है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करती है, लोग अच्छे से रह पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेरिट्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी का फ़ायदा क्या है? कंपनी का पहला तो फ़ायदा ये है कि अगर आप कंपनी बनाओगे तो आपके पास लार्ज कैपिटल आ जाएगी, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज होते हैं कंपनी के। देन लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, जितना शेयर का वैल्यू नहीं दिया बस उसी के लिए लाइबल हो, बाकी के लिए नहीं हो। और कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। कंपनी एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा चलती रहती है, ये रुकती नहीं है किसी के डेथ होने से या किसी के इंसॉल्वेंट होने से। एफिशिएंट मैनेजमेंट। और इनका मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, सब प्रॉफिट के बेस पे काम करता है। और यहाँ पर शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब जब आप लार्ज स्केल पे काम करोगे तो आपका जो लागत लग रही है सामान बनाने में वो कम लगेगी, तो कम लागत में ज़्यादा सामान बन पाएगा, तो इसी को कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये इजीली पॉसिबल हो पाता है। फिर नेक्स्ट डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। जो यहाँ पर मैनेजमेंट है ना वो भी डेमोक्रेटिक है, मतलब आज़ाद है, फ्री है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसी तरह से काम करना है या ऐसे काम करना है, जैसे मन में आए वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट गुडविल। कंपनी इंजॉय भी करती है गुड रेपुटेशन और प्रिस्टीज भी होता है उनके पूरे वर्ल्ड में। कंपनी की जो एक्टिविटी होती है ना वो चेक की जाती है ऑडिटर एंड गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम, तो वो लोग सही काम करते हैं, तो इसीलिए इनकी गुडविल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। और सोशल एडवांटेज, इन जो समाज को भी बहुत फायदा होता है कंपनी से। नेक्स्ट, डीमेरिट ऑफ अ कंपनी। कंपनी का नुकसान क्या है? लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है तो। और लैक ऑफ मोटिवेशन, यहाँ पर मोटिवेशन की थोड़ी कमी होती है। क्यों कमी होती है? ओनर तो अलग है और जो काम कर रहे हैं कंपनी में वो लोग अलग हैं,
तो अगर मेहनत ये करते हैं तो जो भी प्रॉफिट होता है वो तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज फिक्स पार्ट है वो तो इन्हें मिलता है, उसके एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो तो ओनर के पास चला जाता है। तो यही सोचते हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं कि अगर मेहनत हम करेंगे फायदा तो इनको मिलेगा। तो कभी कभी ये चीज जो होती है लैक ऑफ मोटिवेशन का काम करती है कि हम कितना काम करें और हमें प्रॉफिट तो मिल नहीं रहा है। देन डिले इन डिसीजन, कभी कभी डिसीजन लेने में डिले होता है क्योंकि बहुत सारे मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। तो कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है तो डिले हो जाता है कभी कभी डिसीजन। फिर इकोनॉमिक ओलियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ओलियोग्राफी का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जो होता है ना कंपनी का वो सपोज टू बी कैरीड ऑन अकॉर्डिंग टू द कलेक्टिव विल ऑफ इट्स मेंबर। सारे मेंबर की इच्छा के साथ काम करने में भरोसा रखता है। बट इनकर हम प्रैक्टिस में देखें तो देयर इज अ रूल बाय अ फ्यू ओलियोग्राफी, मतलब कि यहाँ पर फ्यू रूल ये हो जाता है कि कुछ डायरेक्टर जो होते हैं वो मिसलीड करते हैं मेंबर को, मैनिपुलेट करते हैं, वोटिंग पावर को गलत करने की कोशिश करते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है, ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है। फिर करप्ट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है ना वो खुद ही करप्ट होता है, तो जब मैनेजमेंट ही करप्ट है तो चीज़ें कहाँ से सही हो पाएंगी, गलती तो होती जाएंगी धीरे धीरे। फिर एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बहुत एक्स्ट्रा बहुत एक्सेसिव में होता है। नेक्स्ट अनहेल्दी स्पेकुलेशन, जो स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है वो अनहेल्दी होता है, वो सही नहीं होता है, या वो कोई भी गलत बेसिस पे डिसीजन ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है ग्रुप में, जैसे शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डायरेक्टर्स, सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। जैसे शेयर होल्डर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए और डिबेंचर होल्डर को ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, डायरेक्टर को कमीशन ज़्यादा चाहिए, तो हर एक बंदे का इंटरेस्ट अलग होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट में लड़ाई भी होने लगती है। फिर सोशल इवल्स, कभी कभी सोशल इवल्स भी आ जाता है यहाँ पे, मतलब ये कंपनी जो होती है ना फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो राइज टू द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोली, ये मोनोपोली को राइज कर देती है। इससे होता ये है कि जो वेल्थ है वो फ्यू हैंड्स में ही रहती है, जो अमीर होते हैं वो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो और गरीब हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग जो होते हैं पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। बिग कंपनीज में यूज देयर इकोनॉमिक पावर टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट्स, ऑफिशियली लीडिंग टू द करप्शन इन अ पब्लिक लाइफ। इससे क्या होता है पब्लिक लाइफ में भी करप्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कॉजेज क्या है, क्यों पॉपुलर हो रही है कंपनी, क्योंकि एक्मुलेशन ऑफ अ लार्ज फंड्स। कोई भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो ऐसी नहीं है जो लार्ज फंड को पूरा फुलफिल कर सके, बस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो लार्ज पूल क्रिएट कर सकती है पैसे का। लिमिटेड लाइबिलिटी, और यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, ये भी लोगों को पसंद आती है कि भाई हमने 10 रुपए का ही शेयर लिया है, अगर 8 दिया है तो हम 2 के लिए ही लाइबल हैं, बाकी और के लिए हम लाइबल नहीं है। तो ये चीज़ भी लोगों को बहुत पसंद आती है, इसीलिए ये पॉपुलर हो रही है। तो लाइबिलिटी जो होती है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड होती है टू द फेस ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम, ये इनेबल करता है मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी को कि टू टेक ग्रेटर रिस्क एंड टू अंडरटेक लार्ज स्केल ऑपरेशंस। नेक्स्ट स्टेबिलिटी, कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो इंजॉय क्या करती है कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस। therefore there can be a continuity of policy and administration in a company form of organization। तो इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें बहुत सही से चलती हैं। शेयर जो होता है वो इजीली ट्रांसफरेबल होता है, रिस्क जो होता है वो डिवाइड हो सकता है, और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए ये और पॉपुलर होती जा रही है दिन ब दिन धीरे धीरे, और इसे लोग पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, मतलब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये बेस्ट सूट करती है लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। यहाँ पर अनलिमिटेड स्कोप है ग्रोथ का, एक्सपेंशन का, और कंपनी जो है वो सिक्योर है इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस। यहाँ पर जो काम करना है, जो चीज़ें चल रही हैं वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस पे कम काम हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है। तो ये आपका हो गया जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर ओवर। समरी है, एक बार समरी पढ़ लीजिएगा, और आपको करना क्या है जो इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको कॉपी में करना है एंड लर्न करना है जो क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं पीछे। ओके।